Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very, very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Shri Radhe, Shri Radhe, Shri Radhe. जय श्री कृष्ण. नारायण हरि, नारायण हरि. गोविंद हरि, गोपाल हरि. शुभ प्रभात. शुभ प्रभात. शुभ प्रभात. कोई नहीं, कल आपका त्योहार था, है ना. कल आप लोगों का त्योहार था, लड़कियों का त्योहार था, तो कोई नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं, आज देख लेना. से मेरा वो बेटा कहता है कि सर पापा वो सारे पैसे तो दीदी ले गई. तो मैंने कहा हाँ सारे ले गई. तो बोले मेरा कब आएगा? मैं राखी कब बांधूंगा? मेरा कब आएगा जब मुझे भी पैसे मिलेंगे? मैंने कहा तेरा दिन कभी नहीं आएगा. तो वैसे ही है, आप कल का दिन आपका था. एक भतीजी भी है, वो कहते कि भाई क्या आज 2-3 बजे तक तो मैं राखी बांधूंगी और फिर 3 बजे के बाद शॉपिंग करूंगी. क्या मतलब बढ़िया प्लानिंग, क्या गजब है कि 3 बजे तक राखी बांधूंगी, 3 बजे के बाद शॉपिंग करूंगी. मैंने कहा ठीक है, आ जाओ. चलो, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने कल पढ़ा. कल से क्या, कई दिन से ही चल रहे. और यहाँ तक हम समतलों के कई रूपों से होते हुए निकल गए हैं. अब एक समतल का एक रूप और बनाते हैं जिसका है व्यापक रूप कहा जाता है. बड़ा प्यारा रूप है, बहुत सुंदर रूप है, ध्यान से समझिएगा. मजेदार फॉर्म है. देखो याद रखिएगा, चाहे मैं कितने भी रूप बता रहा हूँ, है ना, कितने भी रूप बता रहा हूँ, ये सब है समतल ही. सबके सब समतल ही है. समतल में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन सी जानकारी दी हुई है, उस जानकारी के आधार पे आपको जो चीजें आपके पास है उसके हिसाब से आप समीकरण निकालते हैं. अगर आपके पास सारी जानकारी है तो आप किसी भी रूप से समीकरण निकाल लीजिए, समतल एक ही आएगा, कोई अलग अलग नहीं आ सकता. जब समतल एक है तो समीकरण भी एक ही आएगा. हाँ, वो डिपेंड करता है कि जानकारी आपको क्या दी है. समतल का समीकरण कई तरीके से बनाया जा सकता है ना. समतल का समीकरण कई प्रकार से बनाया जा सकता है, बस यही फर्क है. तो हम जो रूप पढ़ रहे हैं अलग अलग, कभी अभिलंब रूप लेके आ रहे हैं, कभी ये वाला रूप लेके आ रहे हैं, तो ये जितने भी रूप हैं, इन सारे रूपों में एक चीज कॉमन है कि समतल वही है. समतल वही है. उसका बोलने का तरीका, उसको इस तरीके से बना सकते हैं या उस तरीके से बना, समीकरण को बनाने के तरीके अलग अलग हैं. कि अभी ये दिया हुआ है तो इस तरीके से बना सकते हो, ये दिया है तो इस तरीके से बना सकते हो. वो अलग अलग चीजें देने की वजह से आप अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं. ठीक है. एक और तरीका है जिसके बारे में बात करते हैं, बड़ा सुंदर तरीका है, जिसे व्यापक रूप कहा जाता है. समतल के व्यापक रूप का अभिलंब रूप. अब यहाँ थोड़ा सा, ये किताबें हैं, देखो इस पे मत जाना ज्यादा कि ये क्या लिखा हुआ है नाम, क्योंकि किताबें हैं, किताबें बढ़ा चढ़ा के अपने हिसाब से अपने अपने नाम रखती है. अब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है और एक खूबसूरत चीज भी है. खूबसूरत चीज इसलिए कि राइटर्स के अपने अधिकार है कि भाई मेरा किरदार है. मान लीजिए मैं कोई किताब लिख रहा हूँ तो मेरे किरदार को नाम मैं ही दूंगा ना. मेरे किरदार को मैं ही नाम दूंगा. गब्बर सिंह नाम दूं, है ना, केदार सिंह नाम दूं, या फिर मान लो राज नाम दूं, राहुल नाम दूं, तो ये मेरा किरदार है तो उसको नाम मैं ही दूंगा. तो ये जो छूट है, ये जो किरदार को नाम देने की छूट है, ये मैथ्स में भी होती है. तो कई बार होता है ना कि अब देखते हैं कि इसी रूप को कोई किताब कुछ कह रही है, कोई किताब कुछ कह रही है, तो ये सामान्य बात है.
क्योंकि जैसे किरदार मेरा है तो नाम भी मेरा ही होगा, मैं ही तय करूंगा कि भाई मेरे किरदार का नाम क्या होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा विभिन्नता देखने को मिलती है किताबों से किताबों में। आप किसी किताब से पढ़ाते हैं, किसी किताब कहती है इसको व्यापक रूप, किसी को उसको व्यापक रूप। ये थोड़ा बहुत करेक्शन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप राज पे, राहुल पे, गब्बर सिंह पे ध्यान ना दो तो सब एक है, अगर उस पर ध्यान ना दो तो सब एक है। ठीक है, तो उससे परे निकलते हैं, ताकि हमारे लिए गब्बर सिंह भी वही है, राज भी वही है ना। तो क्या है, व्यापक रूप पे आते हैं। व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप का अभिलंब रूप। अभी शायद इस किताब वाले ने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपना बना दिया, व्यापक रूप का अभिलंब रूप। चलो कोई बात नहीं, इसका अधिकार है। आ जाओ, इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास दो जानकारी है। एक जानकारी आपको ये पता है कि जो भी आपका समतल है उस पे मूल बिंदु से डाला गया लंब कितनी लंबाई का है, नंबर एक। नंबर दो, आपको पता है उसकी दिक्कोजें, अभिलंब की दिक्कोजें। अगर ये दो चीजें पता है, नंबर एक नंबर दो, अगर नंबर एक आपको पता है मूल बिंदु से समतल पे डाला गया लंब कितना लंबा, उसकी लंबाई क्या है, मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। आपको यह पता है कि मूल बिंदु से समतल कितनी दूरी पर है, लंब दूरी कितनी है ना। मूल बिंदु से जो समतल है उस पर आपने सीधा लंब डाला, ये जो लंब दूरी है ये कितनी है, ये आपको पता है मूल बिंदु से, हर कहीं से नहीं, मूल बिंदु से जो आप रॉकेट फेंक रहे हैं वो पता है कि वो कितनी दूरी पे है। ठीक है, एक चीज। नंबर दो, आपको अभिलंब की दिक्कोजें पता है, दिक अनुपात होंगे तो दिक्कोजें बनी जाएंगी, टेंशन ना लेना कि दिक्कोजें बोल रहा हूँ, दिक अनुपात है तो दिक्कोजें अपने आप होगी। तो एक आपको अभिलंब की दिक्कोजें पता है। अगर ये दो चीज आपको पता है तो आप समतल का समीकरण बना सकते हैं, आप समतल का समीकरण बना सकते हैं इन दो से भी। कई दो चीजों से समतल का समीकरण बनता है, इन दो से भी समतल का समीकरण बन सकता है। फिर से रिपीट कर दूं, समतल समतल ही है, ऐसा नहीं कि इन दो से समतल अलग आएगा, उन दो से अलग आएगा, उन दो से अलग आएगा। ये डिपेंड करता है कौन से दो दिए हुए हैं, ये बनाते वही समतल है, वही समतल है। अगर एक ही समतल में ये दो दे दे और कोई और दो दे दे और कोई और दो दे दे तो समतल का समीकरण एक ही आएगा, अलग अलग आ ही नहीं सकता। क्योंकि समतल का समीकरण मतलब बिंदुओं को संतुष्ट करने वाला समीकरण, और बिंदु तो वही है ना, बिंदु तो वही है, समतल के बिंदु अलग अलग थोड़ी है, वो तो वही बिंदु है। तो वो उसको बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे इंसान की परिभाषा है, आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही ना। तो सेम वही चीजें हैं कि परिभाषाओं में अंतर हो सकता है, बनाने प्राप्ति का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आना तो वही समतल है, क्योंकि बात उसी समतल की हो रही है, उसी समतल के बिंदुओं की हो रही है, तो आना तो वही समतल है। तो अलग अलग तरीके हैं वहां तक पहुंचने के, समतल, उस समतल का समीकरण निकालने के अलग अलग तरीके हैं। बात समझ रहे हो, इस गहरी बात को पकड़ो, है ना। इसीलिए बचपन में हमें समझाया जाता था कि जो धर्म होते हैं वो सिर्फ मार्ग है ना। बचपन में जब आप स्कूल में होते हो तो ये बार बार आपको समझ, किताबों के माध्यम से मान लीजिए या शिक्षक के माध्यम से मान लीजिए, ये हमें सिखाया जाता है कि अलग अलग धर्म जो है ये सिर्फ अलग अलग मार्ग है उस परमात्मा तक पहुंचने के। और ये बात हमें बहुत गहराई से समझाई जाती थी। उसका सीधा ये था कि अंतिम सत्य एक है, जो अंतिम सत्य है वो सबके लिए एक है, बस ये मार्ग है, आपको अलग अलग मार्ग से होते हुए अलग अलग तरीके से वहां तक ही पहुंचा रहे हैं। अगर आप अंत देखें तो अंत सबका एक ही है, लास्ट में कोई खड़ा है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो अंत में कोई खड़ा है और ये सारे रास्ते हैं। ठीक है, और उस जो लास्ट में जो खड़ा है उसको हर कोई अल्लाह अपने अपने सा नाम से देता है। इंसान जो है, जो मान लो हिंदू है, वो परमात्मा बोलता है ना, कोई जीसस बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है। तो इसका मतलब ये सारे क्या है, रास्ते ही तो हैं। और फाइनली हम कहाँ पहुंच रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष के पास। व्यक्ति विशेष है, उसको जो भी कहो, सुप्रीम पावर को, हम उसके पास जा रहे हैं। तो यही वो सेम तरीका है कि समतल तो एक ही है ना, ये अलग अलग रास्ते हैं उसके समीकरण को बनाने के। और वो समीकरण एक ही बनना है, अलग अलग नहीं बनना है। ऐसा नहीं कि आप इससे गए तो अलग समीकरण बन जाएगा, इससे गए तो अलग है, क्योंकि समतल एक ही है तो समीकरण भी एक ही होगा। ठीक है ना। अब बात है कि आपके पास मार्ग कौन सा अवेलेबल है, ये बड़ी बात है। तो जो भी मार्ग अवेलेबल होगा उसको पकड़िए और सीधे चलते जाइए, फाइनली आप पहुंच जाएंगे।
तो ये लो मेरा समतल। इस समतल के बारे में अभी फिलहाल मुझे ये पता है, मैं समतल का समीकरण ध्यान से सुनना, मजा आएगा, बड़ा कमाल की बात है। मुझे इस समतल के बारे में एक बात पता है कि मूल बिंदु से डाला गया लंब, अगर मूल बिंदु से मैं इस पे लंब डालूं तो इसकी लंबाई p है, इसकी लंबाई p है, ठीक है, इसकी लंबाई p है, ये जो लेंथ है ये p, ये p। अच्छा ये अभिलंब है ना, लंब है, तो ये अभिलंब भी हुआ, जो लंब होता है वही तो अभिलंब होता है, तो इसकी दिक्कोजाएं भी पता है, इसकी दिक्कोजाएं, क्योंकि हमें दो चीजें दी हुई है, हमें ये दिया हुआ है कि मूल बिंदु से समतल की लंब कितना है जो कि p है, अभिलंब की दिक्कोजाएं कितना है वो भी पता है, क्योंकि यही अभिलंब है, क्योंकि जो लंब है वही तो अभिलंब होता है, तो ये अभिलंब भी हो गया, बधाई हो, इसकी दिक्कोजाएं भी पता है, LMN। अब कुछ ऐसा करो, ये दो बातें आपको पता है, आपको एक तो ये पता है कि मूल बिंदु से डाला गया लंब कितना लंबा है और उसकी दिक्कोजाएं क्या है, ये दो चीजें आपको पता है। अब कुछ ऐसा समीकरण बताओ जो मैं यहां पे जितने भी डॉट बनाऊं इस सारे डॉट पे सत्य हो, इसमें से मैं कोई भी पॉइंट लूं, कोई भी पॉइंट, ऐसा समीकरण बना के बताओ जो हर पिंक बिंदु के लिए सत्य हो, हर पिंक बिंदु के लिए सत्य हो, परंतु इस बिंदु के लिए गलत हो, इसके लिए गलत हो, सिर्फ पिंक के लिए सत्य हो और क्रीम वालों के लिए गलत हो। कुछ ऐसा करके दिखाओ जो समतल के ऊपर है उन पे तो सत्य हो, ऐसी कुछ समीकरण बनाओ जो केवल पिंक के लिए सत्य हो और ऊपर और नीचे वालों के लिए असत्य हो, और जो ऐसा होगा इसका मतलब वो समतल के बिंदुओं के लिए सत्य है, और समतल के बिंदु यानी समतल। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। आओ फिर देखते हैं कुछ ऐसा, कुछ करते हैं कमाल। एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, समतल पे एक पॉइंट ले लिया, गौर करना मैं जो भी बनाने जा रहा हूं वो समतल के लिए बनाने जा रहा हूं। ये बिंदु है, ये इस बिंदु के निर्देशांक मान लिए मैंने XYZ, और आप चेंज करके देख सकते हो, ये P पॉइंट आप बदल भी सकते हो, कोई बात नहीं, बाद में बदल लेना, जहां भी आपको बदलना हो वो बदल लेना। मैं ए नाम दे देता हूँ, P नाम तो ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो ए नाम रख लेता हूँ, ये ए बिंदु का मैंने नाम रख लिया। आप बिंदु यहाँ वहां कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। इसको भी मूल बिंदु से मिला दो, जैसे मूल बिंदु से मिलाओगे ये सदिश बन गया, बन गया। इस सदिश को आप आर सदिश बोलते हो, बोलते नहीं बोलते, ये आर सदिश हो गया, हो गया। सही बात है गलत है, बोला हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अब गौर करो, इस आर सदिश का प्रक्षेप हमेशा ये होगा नहीं होगा, इस आर सदिश की अगर मैं परछाई उतारूं तो परछाई पी होगी नहीं होगी, आर सदिश की परछाई पी होगी नहीं, क्योंकि देखिए बिंदु समतल पे है, बिंदु समतल पे है, और मूल बिंदु से जो परछाई उतारूंगा, अगर सामने दीवार हो, गौर करना, कमाल की बात, जोर की बात, अगर ये दीवार हो, अगर ये दीवार हो और ये फिक्स पॉइंट हो, यहां से अगर आप सीढ़ी इसके ऊपर लगाओ, चाहे कितनी भी लंबी सीढ़ी लगा दो, उसकी परछाई हमेशा यही बनेगी। अगर ये दीवार है, ये सीढ़ी है, तो उसकी परछाई हमेशा यही होगी, होगी नहीं होगी, होगी। अगर मैं बड़ी सीढ़ी ले आऊं तो एक बहुत बड़ी सीढ़ी लेके आऊं, अब इसकी परछाई, या मैं एक छोटी सीढ़ी ले आऊं, हाँ तो बड्डी है, किराया ज्यादा लाख सी, छोटी सीढ़ी ले आऊं, इसकी परछाई, इन तीनों ही सीढ़ियों की परछाई कितनी होगी, बोला यही होगी, यही होगी नहीं होगी। अब मैं कितनी भी बड़ी सीढ़ी ले आऊं, अगर मैं हर सीढ़ी को ए जगह पे लगा रहा हूं, ए पे लगा रहा हूं, और सामने दीवार है, दीवार के सहारे लगा रहा हूं, अब सीढ़ी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा इतनी आएगी, आएगी नहीं आएगी। इसका मतलब अगर मैंने बिंदु यहां लिया होता, यहां लिया होता, यहां कहीं भी लिया होता, उसकी परछाई हमेशा पी ही आती, आती नहीं आती। आर का प्रक्षेप हमेशा पी आता, चाहे मैं कुछ भी ले लूं। सही है गलत है, सही है गलत है, सही है या गलत है, प्रक्षेप बराबर रहेगा नहीं रहेगा, प्रक्षेप हमेशा पी रहेगा। इस समतल पे देखो, समतल ऐसे नहीं है
यूं को नहीं है समतल, वो इया है, इया इया। तो मैं इस पे कोई भी पॉइंट लूं, उसकी परछाई यही आएगी। अच्छा इधर ले लो तो भी परछाई यही आएगी, परछाई यही आएगी नहीं आएगी, क्योंकि समतल यूं नहीं है आपकी तरफ, यूं है ऐसे। अब इसकी परछाई हमेशा यही रहेगी नहीं रहेगी। अच्छा मैंने अगर ये चेंज करके मैंने यहां लिया होता तो, और अगर पॉइंट यहां लिया होता तो, अगर यहां लिया होता तो, यहां लिया होता तो, हाँ ये हो सकता था कि अगर दीवार टूटी हुई होती और सीढ़ी आगे चली जाती तो उसकी परछाई बड़ी हो जाती, या सीढ़ी छोटी हो जाती, सीढ़ी यहां तक ही होती तो उसकी परछाई अलग हो सकती थी। लेकिन नहीं, इसका मतलब अगर ये बिंदु लिया होता, अगर ये बिंदु होता तो परछाई पी नहीं आती, अगर ये बिंदु लेता तो परछाई सिर्फ इतनी आती, अगर ये बिंदु लेता तो परछाई यहां तक आती। लेकिन अगर समतल पे कोई भी बिंदु लूंगा तो उसकी परछाई हमेशा पी के बराबर रहेगी। इसकी कल्पना करो, इसकी परछाई हमेशा पी रहेगी। और परछाई का सूत्र क्या होता है? ए का बी पे परछाई का फॉर्मूला क्या होता है? प्रक्षेप। परछाई का सूत्र, परछाई का सूत्र होता है ए वेक्टर की बी वेक्टर पे परछाई, ए वेक्टर की बी वेक्टर पे परछाई बराबर होती है ए डॉट बी बटा बी का परिमाण। ठीक है, ये आ गया। अब परछाई निकाल लेते हैं। तो परछाई का फॉर्मूला क्या बताया था कि आपको ए डॉट बी करना है। ए की जगह आर हो गया, बी की जगह ये वेक्टर हो गया, देखो एलएमएन दिया हुआ है, ये आपका अभिलंब वेक्टर हो गया, है ना, एन कैप एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। इसे कैप क्यों लगाया? कैप इसलिए लगाया कि इसका परिमाण एक है। जब किसी सदिश का परिमाण एक होता है तो आप उसको वेक्टर ना लेके यूनिट वेक्टर, मतलब उसके ऊपर कैप लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि भैया ये खाली वेक्टर ही नहीं है बल्कि ये यूनिट वेक्टर भी है, मतलब खाली सदिश नहीं है बल्कि एकांक सदिश है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो। ठीक है, तो मैं अब इसका प्रक्षेप निकालता हूं, प्रक्षेप पी के बराबर होगा, तो आर डॉट एन कैप बट्टा एन कैप का परिमाण, और एन कैप इसका परिमाण एक है तो ये एक हो गया। तो समतल का समीकरण आ गया आर डॉट एन कैप। तो छोटो समीकरण, हाँ इतो छोटो समीकरण। और ये तब तक सत्य है जब तक आर बिंदु जो है, जो आर आप पॉइंट ले रहे हैं वो पॉइंट समतल पर है, तब तक ये सत्य है। अगर समतल से पहले बिंदु हुआ या समतल के बाद बिंदु हुआ तो फिर ये परछाई बड़ी या छोटी हो जाएगी, मतलब पी नहीं रहेगी, पी, है ना। और हमने पहले ही कहा है कि जिसकी परछाई एन कैप के ऊपर पी के बराबर हो वो सत्य, उसके लिए सत्य है। तो इसका मतलब केवल समतल के बिंदुओं के लिए ही ये सत्य है, और जो समतल के बिंदुओं के लिए सत्य है फिर वो समतल का समीकरण है ना। और अगर इसे सदिश रूप से अगर हम कार्तीय रूप में लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा, आर की जगह हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एल आई एम जे एन के बराबर पी, और ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है? प्रक्षेप का मतलब परछाई, परछाई। और अगर याद करो तो आप भी जब लंबाई निकालते हो तो आप भी परछाई ही तो निकालते हो। चलो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको इसकी लंबाई निकालनी है ना। इसकी लंबाई आप कैसे निकालते हैं? इस डोरी की, या ये मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी लंबाई निकालनी है, आप कैसे निकालोगे? बोले इसकी लंबाई निकालने के लिए हम इसकी परछाई स्केल के ऊपर लेंगे, एक स्केल लेंगे और उस पे इसकी परछाई को उतारेंगे। सही है, ये रहा स्केल और ये रहा, इस स्केल के ऊपर हम इसको उतार देंगे, तभी लंबाई का पता चलेगा। ये करते हैं आप लोग, परछाइयां ही तो निकालते हैं हम लोग। हम इसकी परछाई को स्केल के ऊपर उतार लिया और फिर देखा, क्योंकि इसे नहीं पढ़ना आता हमें,
इस पीली वाली लाइन को पढ़ना नहीं आता, हमें इसे स्केल को पढ़ना आता है। हम इस स्केल पे पढ़ेंगे। अच्छा 1 2 3 4 5 6 कहां तक आ गया? 28 तक। तो आप करते हैं ये चीज, तो आप बार बार करते हैं कि भाई हम किसी रेखा को किसी स्केल पे उतार लिया और हमने देख लिया कि कितना लंबा है वो। ये तो करते हैं, प्रक्षेप ही तो निकालते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो परछाई होती है, इसके लिए वेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो मैं इसको चाहे कितनी बार भी रिपीट करूं वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। क्यों? है ना? समझ रहे बातों को? किसी बच्चे को अगर जोड़ करना नहीं आता और मैं उसको गुणा सिखा रहा हूं, बताओ कब तक सिखा दूंगा? समझिए, इस कहानी को थोड़ा सा जोड़िए। अगर किसी बच्चे को मैं गुणा करना सिखा रहा हूं और उसको जोड़ नहीं आता, तो कितनी देर में मैं कितनी बार रिपीट करूंगा कि उसको गुणा समझ में आ जाएगा? बोले आप 50 बार रिपीट कर लो, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ नहीं आता। तो वो एक प्रॉब्लम जरूर रहती है कि पीछे वाला कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है आपको। जब तक वो ऐड नहीं करते तब तक वो चीजें क्रिएट नहीं होती। तो वेक्टर वाला जो पार्ट है पहले उसको क्रिएट करिएगा सही से। वो नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत खड़ी करेगा। ठीक है। और हम सोचे यहाँ से ही वो चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हम 3D पढ़ रहे हैं ना कि वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर हम अलग से पढ़ के आए हैं और फिर यहाँ आए हैं। तो वापस आते हैं इसके ऊपर। हमने क्या किया? कुछ नहीं कि एक समतल पे एक सा प्रक्षेप बनाया, परछाई डाली, एक बिंदु समतल के ऊपर कहीं भी एक बिंदु लिया, बिंदु को मूल बिंदु से मिलाया। ठीक है। इसका प्रक्षेप इसके ऊपर आएगा जो कि P के बराबर होगा। है ना? चाहे बिंदु कहीं भी ले लें, परछाई जैसे मैंने उसमें दिखाया कि चाहे कोई भी हो, परछाई तो उतनी रहेगी। अगर ये प्रक्षेप P है तो परछाई P ही बनेगी, चाहे आप सीढ़ी कितनी भी लंबी ले लो। सीढ़ी आप चाहे कितनी बड़ी ले लो, क्योंकि सामने दीवार है, दीवार पार करने देगी नहीं। और सीढ़ी को लगाना हमेशा यही है। सीढ़ी को हमेशा A पे लगाना है और सामने वाली दीवार के ऊपर रखना है। तो आप सीढ़ी चाहे कितनी भी लंबी ले लो, उसकी परछाई तो हमेशा इतनी ही बननी है। परछाई तो इतनी ही बननी है। हाँ, परछाई लंबी कब बन सकती है? जब या तो सीढ़ी दीवार को पार कर जाए या सीढ़ी दीवार से छोटी हो जाए। सीढ़ी दीवार से छोटी होगी तो परछाई छोटी हो जाएगी, सीढ़ी दीवार से बड़ी होगी तो परछाई बड़ी हो जाएगी। अदरवाइज हमेशा P रहेगी। और हमारी दीवार फिक्स है, समतल हमारी दीवार है और O हमारा वो पॉइंट है जहां पे हम सीढ़ियां लगा रहे हैं। अब ये सीढ़ी मैं कहीं भी लगा दूं, इसकी परछाई हमेशा P के बराबर ही आएगी। अच्छा इधर आ गए तो लाइट, फिर लाइट इधर से गेट डालना। परछाई बनानी है ना, तो परछाई जब बनानी होती है तो उसके अपोजिट साइड से आप लाइट डालते हैं। है ना? परछाई का मतलब यहाँ से भी। अभी फिलहाल आप इधर से लाइट डाल रहे हैं, इधर से लाइट डालेंगे तो ये परछाई बन गई। फिर जब पॉइंट इधर आ जाएगा तो आप लाइट इधर से डालेंगे, इधर से लाइट डालेंगे तो परछाई ये आ जाएगी। ठीक है। तो ये परछाइयां होती है। तो आर की परछाई हमेशा इस लाइन अभिलंब के ऊपर, आर की अभिलंब के ऊपर जो परछाई होगी वो हमेशा P के बराबर होगी। और परछाई का फॉर्मूला ये होता है A डॉट बी बटा बी का परिमाण। A कौन है? जिसकी परछाई निकाल रहे हो। B कौन है? जिस पर निकाल रहे हो। जैसे R वेक्टर की निकाल रहा हूं और N वेक्टर के ऊपर निकाल रहा हूं, तो R की परछाई N वेक्टर पे, तो R तो A हो गया, N वेक्टर B हो गया और ये परछाई का फॉर्मूला हो गया। और N जो है वो मैंने दिक्कोजय ली है। दिक्कोजय मतलब जिनके वर्गों का योग 1 है, तो ये एकांक सदिश हो गया, तो इसका मान 1 हो गया। हाँ, अगर एकांक सदिश नहीं लेता तो भी चल जाता, एकांक सदिश ना भी लेता तो भी चल जाता, तब भी बनता। तो फॉर्मूला तो यही बनता, फॉर्मूला चेंज नहीं होता। फॉर्मूला सपोज करो मैं LMN नहीं लेता, मान लीजिए मैंने LMN नहीं भी लिया, LMN नहीं भी लेता तो भी मेरा प्रक्षेप P बराबर क्या होता? R डॉट N बट्टा N का परिमाण, यही तो होता। अगर मैं दिक् अनुपात, दिक्कोजय ना लेके दिक् अनुपात लेता, मान लीजिए मैंने दिक् अनुपात ले लिया, LM ABC ले ली, ठीक है, तो R डॉट N बटा N कैप होता और R डॉट N बटा N कैप ये आपका एकांक सदिश बन जाता। तो बनना तो वही था। इसीलिए गणित में चीजें बदलती नहीं है, गणित में चीजें बदलती नहीं है, क्योंकि आप ऐसे करो वैसे करो, बस आपकी समझ ठीक हो वो इंपॉर्टेंट है। वो ठीक है, फिर उसके बाद आप चाहे गेम को पूरे मजे से खेलो। क्योंकि अगर मान लो कोई एन कैप क्यों लिया, एन ले लेते, चलो एन ले लेते, में तो एन लिया, ये देख लो आर डॉट एन बटा एन का सदिश, वो आर डॉट एन कैप हो गया, क्योंकि सदिश बटा सदिश का परिमाण एन कैप बनाता है, एन कैप बन गया। तो बनना तो यही था, चाहे यूं बनाओ और चाहे ऊं बनाओ। इसको कहते हैं व्यापक रूप में या अभिलंब रूप में, और कार्य रूप में Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर P। ठीक है। समतल के व्यापक समीकरण का अंतःखंड रूप में बदलाव, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए होता है कि समतल तो एक ही है, समतल तो एक ही है ना? तो जो समीकरण है
वो समीकरण से आप कई जानकारी निकाल सकते हैं। अब तक हमने जो समतल के समीकरण पढ़े हैं, है ना, एक ही समतल के समीकरण से हम सारी जानकारियां निकाल सकते हैं। हमने समतल का अभी एक अभिलंब रूप पढ़ा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, एक ये अभिलंब व्यापक रूप जिसको भी बोला है हमने, lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, और एक हमने पढ़ा था समतल का अंतःखंड रूप, इंटरसेक्शन या इंटरसेप्शन फॉर्म, अंतःखंड रूप। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते ही आपको और जानकारियां समतल के बारे में मिल जाएगी। जब आप एक रूप से दूसरे रूप में बदलोगे तो आपको दूसरी जानकारियां भी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको समतल का समीकरण दिया हुआ है, उससे जब आप व्यापक रूप में, अभिलंब व्यापक रूप में बदलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभिलंब के दिक्कोजाएं क्या है, मूल बिंदु से डाला गया लंब कितना है। तो इस रूप में लिखते ही आपको ये चार चीजें मिल जाएंगी। वैसे दो ही है, क्योंकि अभिलंब की दिक्कोजाएं और मूल बिंदु से उस पर डाला गया लंब की लंबाई है। तो इस रूप में बदलोगे तो ये मिल जाएगा, और इस रूप में बदलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका समतल एक्स एक्स को कहाँ काटता है, कितना काटता है, वाई एक्स को कितना काटता है और जेड एक्स को कितना काटता है। तो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने से ये फायदा होता है, क्योंकि है तो समतल ही ना, इस रूप में है, इस रूप में है, इस रूप में है, तो वो समतल एक ही है, एक ही समतल है जिसके अलग अलग रूप है। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते ही आपको पता चल जाएगा कि ये समतल किस तरीके से उसको काटेगा, कहाँ कहाँ काटेगा। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो आपको व्यापक समीकरण दिया हुआ है और फिर आपको उसको अंतःखंड रूप में रूपांतरित करना है, बदलना है, तो आप बदल सकते हैं। जैसे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये रूप आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस रूप को इस रूप में चेंज कर लो, इस रूप को इस रूप में चेंज कर दो, पी का भाग दे दो, ये पी का भाग दे दिया। अच्छा, पी का भाग क्यों दिया, क्योंकि बराबर में एक चाहिए था, बराबर में एक चाहिए था, तो पी का भाग दे दिया। फिर एल को बट्टे में ले आओ, पी बटा एल, पी बटा एम, पी बटा एन। ऐसे क्यों किया, क्योंकि इस रूप में लाने के लिए ऐसे ही लिखना पड़ता है, एक्स के नीचे, वाई के नीचे, जेड के नीचे होना चाहिए, बराबर में एक होना चाहिए। तो बराबर में एक ले आए, सबको नीचे ले आए। अब आराम से पता कर सकते हैं कि यह, पहले तो हमें क्या पता लग रहा था, जब इस रूप में लिखा हुआ था तो हमें पता लग रहा था कि अभिलंब की दिक्कोजाएं ये है और मूल बिंदु से डाला गया लंब इतनी लंबा है, पहले ये पता लग रहा था। जैसे ही हमने इस रूप को इस रूप में चेंज किया, अब हमें पता चल गया कि ये समतल एक्स एक्स को पी बटा एल दूरी पे काटेगा, वाई एक्स को पी बटा एम दूरी पे काटेगा और जेड एक्स को पी बटा एन दूरी पर काटेगा। तो ये हुआ एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का फायदा। जब आप एक रूप में आपको समतल दिया गया और आप उसे दूसरे रूप में बदलते हैं तो ये फायदा देखने को मिलता है ना। एक जानकारी, समतल तो है ही, अब आपके पास समतल है तो उसको अलग अलग रूप में लिख के अलग अलग जानकारी, क्योंकि सारी समतल की जानकारियां तो है, सारी जानकारियां समतल की तो है, तो समतल की जानकारी उसे बाहर निकाल लो। इस रूप में इस रूप में बदलोगे तो आपको एल एम एन पी का मान मिल जाएगा, इस रूप में बदलोगे तो आपको वो अंतःखंड वाली जो लंबाई है वो पता चल जाएगी, समतल कहाँ कहाँ काटता है। एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करने का फायदा। अब मान लीजिए व्यापक समीकरण का सदिश रूप में रूपांतरण, ये तो मैंने कर ही दिया, पहले ही कर दिया। आर डॉट एन कैप बराबर पी, और वैसे करोगे तो एल एक्स। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, पी जो है वो लंब दूरी है, और लंब दूरी जो है वो कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। दूरी है ना, दूरी माइनस की नहीं हो सकती, तो पी जो है वो आपका माइनस का नहीं हो सकता, पी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो आ जाओ, एक सवाल आ गया, इस पे आने के बाद फिर करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, दिमाग को खुला रखिए और बार बार दोहराइए। जादू है दोहराने में, जब आप दोहराते हैं, है ना। एक एक चीज सोचिए,
जो भी आपको पढ़ा रहा है, हम जो पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए कोई और कोचिंग वाला पढ़ा रहा है, ये जो टीचर है, आप लोग तो इतना ज्ञान है कि पता आपको ये ज्ञान आता कैसे हमें, बार बार दोहराने से। ऐसा नहीं है कि हमने भी एक दिन पढ़ा, एक दिन किताब खोल के बैठे और हम आज हम हैं वो बन गए, नहीं बने होंगे। आज अगर आप से हमारे 10 साल पहले की वीडियो देखो तो आपको फर्क नजर आएगा कि आज वाले 2024 वाले अमित जी और 2014 वाले में अंतर थे, और 2004 से पीछे जाके देखो तो आपको और कोई दिखाई देगा। तो हम इतने बेहतर हुए हैं, या आज जो भी आपको लगता है कि हम बेहतर हैं, तो पता क्यों बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि हम घूम रहे हैं, बार बार हम रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम अच्छे हुए। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही हम अच्छे हो गए थे, पहले दिन ही तैयार हो गए थे हम लोग अच्छे हुए और हम और अच्छे होते जाएंगे। अब अगर आज आरपीएससी 3.0 शुरू होगा तो हम उससे बेटर होंगे। क्यों? क्योंकि हम आरपीएससी 1.0 2.0 पूरा करके 3.0 में जा रहे हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो रोटेट कर रहा हूं। ये थोड़ी मैं आपको सिर्फ पढ़ा ही रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तो पढ़ रहा हूं, मैं भी तो विकसित हो रहा हूं, मैं भी तो डेवलप हो रहा हूं। तो यही वो चीज है, हर कोई इसी तरीके से बेहतर होता है, कोई दूसरा तरीका होता ही नहीं है। आप भी रिपीट करते हैं, आप भी रिवाइज करते हैं, आप भी दोहराते हैं, आप बेहतर होते चले जाते हैं, और हर बार पिछले बार से ज्यादा अच्छे होते हैं। और देख लीजिए, अब 3.0 लॉन्च कर रहा हूँ, कभी जब 4.0 लॉन्च करूंगा तो आप देखिएगा 4.0। जैसे वो हमारे स्टूडेंट है, वो बता रहे थे कि सर आप आरपीएससी 2.0 को देखते हैं तो बहुत मजा आता है, 1.0 से मजा आता है। तो मैंने कहा यार तू सोच, तुम आगे जा रहे हैं, 3.0 देखेगा तो 2.0 से ज्यादा मजा आएगा, और 4.0 देखना तो 3.0 से भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं। हर बार जब आप कोर्स कराते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, अगली बार उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो और बेहतर हो जाते हैं। यही आपके साथ ही है, आप भी दोहराते जाइए, बेहतर होते जाइए। अगर दूसरा तरीका कोई ढूंढ रहे हैं तो है नहीं, कोई दूसरा तरीका है नहीं कि अपने आप ही कुछ सब कुछ अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा। या कोई मुझे समझा देगा, कि कोई मुझे समझा देगा, नहीं। समझाने की एक सीमा होती है, जैसे यहां से शुरू हुई, यहां तक समझा दिया, अब यहां से आपको चलना पड़ेगा, इतना आपको चलना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? हमें क्या उम्मीद करेंगे, एक जना यहाँ खड़ा है और वो समझाता समझाता यहाँ तक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ से वो यहाँ तक चलता है, फिर आप चलते हो, और दोनों मिलके शुरू होती है कहानी। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखो। आज वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल बिंदु से 6/√29 दूरी पर स्थित समतल का समीकरण। मूल बिंदु से ये दूरी है, ठीक है ना? लंबिक दूरी देना चाहिए था, वैसे नहीं दिया। इस क्वेश्चन में ये करेक्शन हम मान सकते हैं, मूल बिंदु से लंबिक दूरी, क्योंकि दूरियां बहुत सारी होती है और हमारे यहाँ हर दूरी चलती नहीं है, हमारे यहाँ लंबिक दूरी ही चलती है। हमारे यहाँ जो दूरी है ना, वो लंबिक दूरी चलती है। अच्छा, दूरी और लंबिक दूरी में क्या फर्क है? दूरी और लंबिक दूरी में क्या फर्क है? अगर ये पॉइंट है पी पॉइंट से अगर मैं दूरी निकालू समतल से, तो एक दूरी तो ये होती है ना? इसे लंबिक दूरी कहते हैं। और एक दूरी ये भी है, ये खाली दूरी है, ये फर्क है। दूरियां अनंत हो सकती है, लंबिक दूरी एक ही होगी। सही है? दूरियां अनंत हो सकती है, पी पॉइंट है, समतल अनंत तक बिछा पड़ा है, कितनी भी दूरियां निकालो पी पॉइंट से, लेकिन लंबिक दूरी एक है। तो इसलिए जो वर्ड है उसका बहुत मायना रखता है, लंबिक दूरी, ना कि खाली ऐसी वैसी दूरी। तो ये हम इसे करेक्ट करते हैं, लंबिक दूरी। पेपर में होता तो ये सवाल डिलीट होता, और जितना भी आपने समय खर्च किया होता वो बेकार चला जाता। इतनी छोटी सी गलती से सवाल चला जाता और हमारा समय बर्बाद हो जाता। ठीक है? अच्छा, खींचा गया अभिलंब, ये अभिलंब दिया हुआ है, मतलब ये अभिलंब दे दिया। और सदिश रूप में जब भी कोई देता है तो उसके दिक् अनुपात है वो, सदिश दिक् अनुपात। लिख लो कहीं पे, दीवार पे एक जगह लिख लो, सदिश मतलब दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब सदिश। जब भी कोई सदिश लिखा हुआ है मतलब वो उसके दिक् अनुपात है। दिक् अनुपात है, आई जे के लगाते वो सदिश बन जाएगा। सदिश दिक् अनुपात, दिक् अनुपात सदिश। तो अभी कहा क्या? अभिलंब का सदिश ये, अभिलंब का सदिश है मतलब अभिलंब के दिक् अनुपात है, क्योंकि सदिश मतलब दिक् अनुपात, दिक् अनुपात मतलब सदिश। ठीक है ना? सदिश मतलब दिक् अनुपात,
जिसे हम सदिशों में सदिश कहते हैं, एक्चुअली में वही दिक् अनुपात भी है, उसी को दिक् अनुपात कहते हैं, है ना। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। इस बात को पकड़ लो ताकि ये डिफरेंस क्रिएट ना हो। सदिश दिक् अनुपात, है ना। जैसे 2 3 4 ये दिक् अनुपात है, और सदिश में इसी चीज को कैसे लिखेंगे, 2i। निर्देशांक सदिश नहीं होते, निर्देशांक सदिश नहीं होते, दिक् अनुपात सदिश होते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है। बच्चों को नॉर्मली लगता है कि छोटी क्लास में आप पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो सोचते हैं निर्देशांक ही सदिश है। नहीं, निर्देशांक सदिश नहीं है, दिक् अनुपात सदिश है। सदिश यानी दिक् अनुपात, दिक् अनुपात यानी सदिश। लेकिन क्या होता है, जब आप मूल बिंदु से जोड़ते हो, किसी बिंदु को जब मूल बिंदु से जोड़ते हो तो मूल बिंदु 0 0 होता है, और 0 0 होने की वजह से वो दिक् अनुपात वही रह जाते हैं जो निर्देशांक होते हैं। तो बंदे को गलतफहमी हो जाती है कि निर्देशांक ही सदिश है, जबकि मूल बिंदु से जोड़ा गया, इस वजह से उसके हमने निकाले दिक् अनुपात ही है। हम तो दिक् अनुपात ही निकालते हैं, निर्देशांक को दिक् अनुपात में चेंज करते हैं, लेकिन मूल बिंदु से चेंज किया है। मूल बिंदु 0 0 होता है, तो वो निर्देशांक ही बन जाते हैं दिक् अनुपात, और उसको सदिश बना देते हैं। और दिक् अनुपात सदिश होते ही हैं, तो बना नहीं होते। ठीक है, अब ये हमारा आ गया n। ठीक है, n को n कैप बना लेते हैं, n बटा n का परिमाण, ये n कैप बन जाएगा। ये कितना हो गया, 16 16 4 20 29, ये हो गया n कैप। ठीक है, r डॉट n के बराबर भी r डॉट, ये n वाला आ गया। इतना बढ़िया रूप है, देखो, बराबर में p कितना था आपका, ये मैंने सदिश रूप में निकाल दिया। अगर आप चाहें तो कार्तीय रूप में भी बदल सकते हैं। कार्तीय रूप में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, बस r की जगह मान रख दो, r की जगह xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दो, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 6। सही है, आगे बात समझ में, क्या कहते हो। समय इन्वेस्ट, है ना, चीजें जो पढ़ रहे हो ना, ये चीजें टिकेंगी तब जब आप बैठ के धीमे से इसको चीजों को समझेंगे, है ना। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ का एक सीमा है, ये हो गया, मैंने करवा दिया, समझा दिया, अब फिर बैठ के देखना होता है। फिर होता है जब ये क्लास पूरी हो जाए तब आप बैठ के देखें कि क्या समझाया था, क्या मतलब था, क्या मायना था, ऐसे करते तो क्या होता, वैसे करते तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। फिर उसका एनालिसिस करिए, है ना, चिंतन करिए, समझिए बात को, एब्जॉर्व करिए और फिर एनालिसिस करिए। पहले आपने एब्जॉर्ब कर लिया, मैंने पढ़ाया, आपने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे गाय नहीं करती क्या, गाय को आप क्या देते हैं, खाने के लिए देते हैं, वो खा लेती है, एक बार सारा खा लेती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसको पचाती है। ठीक है ना, देखते हैं ना, आप गायों को देखते हैं, गाय कैसे काम करते हैं, यूं ही करती है। एक बार वो क्योंकि उस समय पचाने का टाइम नहीं होता, अगर उस समय वो पचाने लग जाए तो फिर तो वो पेट ही नहीं भर पाएगी। उस समय अगर वो पचाने लग जाए तो पेट नहीं भर पाएगी। तो गाय कैसे काम करती है, गाय को आप 10 रोटी दो, 15 दो, जो भी आप खिला रहे हैं, वो फटाफट खा लेगी। पहले पहले वो खा लेगी, लेकिन फिर क्या करेगी, जब वो फ्री हो जाएगी कि अब कोई काम को नहीं, फिर वो बैठ के जुगाली करना शुरू करेगी, अब वो पचाएगी। तो यही वो सही तरीका भी है। सोच के देखो, अगर वो हाथों हाथ जुगाली करना शुरू कर दे, अगर हाथों हाथ ही वो जुगाली करना शुरू कर दे तो क्या होगा, सोच रहे हैं क्या होगा, वो भूखी रह जाएगी, क्योंकि वो एक रोटी खाएगी,
और वो जुगाली करना शुरू कर देगी, दूसरी रोटियां यूं ही पड़ी रह जाएगी, वो खा ही नहीं पाएगी। तो सिस्टम क्या दिया इसको, ये दिया है कि भाई पहले ऑब्जर्व करो, पहले ऑब्जर्व करो, जो भी मिल रहा है वो फटाफट ले लो, नोट कर लो, लिख लो, सुन लो, समझ लो, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। फिर उसके बाद में बैठ के उस पर चिंतन करो, ऐसे क्यों आया, ये क्यों आया, इसलिए क्यों आया, फिर ठीक करो। ठीक है ना, तो बढ़िया बेटर तरीका ये है इसे, है ना, हमारे यहाँ भी कहते हैं ऑब्जर्व एनालिसिस। पहले आप ऑब्जर्व करो चीजों को, और फिर बैठ के, क्योंकि एनालिसिस करने में टाइम लगता है, एनालिसिस करने में समय लगता है, तो वो समय पूरा उसको दीजिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत सुंदर चीज है, ध्यान से देखिएगा और आनंद लीजिएगा। ये है एक मूल बिंदु से समतल, ये आपको समतल दिया गया है, इस पे खींचा गया जो लंब है, मूल बिंदु से इस समतल के ऊपर लंब खींचा गया है, उसके पाद के निर्देशांक बताइए। मतलब वो जो अभिलंब जहां खड़ा हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक बताने। कैसे निकलेंगे, आओ कनेक्ट करते हैं, और आप दिमाग लगाना कि कैसे निकल सकते हैं। मैं फॉर्मूला बनाना, अभी फॉर्मूला बनाऊंगा पहले तो इसका एक, और बड़े आराम से बन भी जाएगा। हमें क्या चाहिए पहले वो सुन लो। हमें ये चाहिए कि इस समतल पे मैं लंब डाल रहा हूं, ये जो लंब है जहां भी डला इस बिंदु के निर्देशांक बताने। क्वेश्चन कह रहा है इसके निर्देशांक बताइए, ये पाद बिंदु है, ये यहां पे खड़ा है, इस बिंदु ए के निर्देशांक बताइए। यहां से ए जो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखो एक तो सिंपल तरीका है कि आप बाय ऑप्शन जा सकते हैं, है ना। पाद बिंदु होगा तो समतल पे ही ना, पाद बिंदु होगा तो समतल पे ही ना, है ना। पाद बिंदु होगा तो समतल पे ही ना, तो समतल से संतुष्ट करवा लो। पाद बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। समतल को संतुष्ट करेगा। पाद बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा, सही है गलत है। तो आप बाय ऑप्शन से इस समतल में रख के पता कर सकते हैं कि कौन संतुष्ट कर रहा है, कौन संतुष्ट कर रहा है वो आंसर हो गया। लेकिन अगर सवाल अच्छा बना है, अभी मैंने चेक नहीं किया, आप चेक करके, अगर अच्छा बनाया, सवाल अच्छा बनाया, तो फिर वो दो बिंदु ऐसे बनाएगा जो संतुष्ट करेंगे। ताकि है ना, वो होना भी चाहिए, अगर बढ़िया सवाल बना रहा है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चा क्या लूप होल निकाल लेगा, कौन कौन से लूप होल बच्चा निकाल सकता है, तो वो उस हिसाब से सवाल को बनाना चाहिए, है ना। अगर सवाल बढ़िया बनाया तो जैसे मैंने बता ही दिया कि बढ़िया सवाल की पहचान यही है कि बंदा पहले से ही तैयार होके चलेगा कि भैया जुगाड़ करोगे तुम, हम तुम्हारे जुगाड़ के लिए तैयार हैं, आ जाओ। तो वो दो ऑप्शन आपका टाइम बर्बाद कर देगा, है ना। बढ़िया सवाल यही करता है, बढ़िया सवाल में कोई जुगाड़ से जाएगा, जुगाड़ आगे फेल होगा, समय बर्बाद होगा, वापस मेन तरीके पे आएगा, इतने में 1-1.5 मिनट खराब हो चुके होंगे, है ना। बढ़िया सवाल यही तो आईआईटी वाले करते हैं। इसलिए आईआईटी वाले में क्या होता है, आप आईआईटीज में देखिए, आईआईटीज में जब तैयारी करवाते हैं तो उनको पहले कहते हैं भैया जुगाड़ मत करना, क्योंकि पेपर बनाने वाला जुगाड़ काट के बनाएगा सवाल को, जुगाड़ काट के सवाल बनाएगा। आरपीएससी में ऐसा सत्य नहीं है अभी तक तो, लेकिन आईआईटी में बता रहा हूँ, आईआईटी वालों को पहले ये समझाया जाता है कि जुगाड़ मत लगाना, क्योंकि जो भी आईआईटी में पेपर बनता है वो जुगाड़ काट के पेपर बनाते हैं, जुगाड़ों को हटा के पेपर बनाते हैं। तो जुगाड़ों पे मत जाइएगा, आपके 1-2 मिनट खराब हो जाएंगे। आप जुगाड़ करके करोगे, बाद में पता चलेगा जुगाड़ सारे कट गए, फिर आप मेन तरीके पे आओगे, इतने में अब आपको यू टर्न लेना पड़ेगा, जो कि आपका लंबा चला जाएगा। ये कुछ ऐसा हो गया कि आप पहले गलत रास्ते पे 10 किलोमीटर चले गए, फिर वापस 10 किलोमीटर वापस आए, और फिर सही रास्ते पे गए, तो इससे टाइम की बर्बादी होगी। तो सीधा ही मेन ट्रिक से आना, उससे मत आना। लेकिन हमारे यहाँ आरपीएससी में भी ऐसा नहीं है, तो आप जुगाड़ों की जगह देख सकते हो, कर सकते हो, है ना। ऑप्शन से हो रहा है क्या, ऑप्शन से हो रहा है, 12 दूनी 24, 18 या 54, 54 और 24 कितने, 78, 78 और 78 और 24, 29 वाला ही आएगा ऑप्शन, तो आंसर तो 29 वाला ही आएगा। कौन सा, सी आ रहा है, संतुष्ट कौन कर रहा है, सी, तो बाय ऑप्शन जाए, सी है।
अब आ जाते हैं मेन तरीके से, छोड़ो इसको, इसे अब छोड़ो, ठीक है। अगर अभिलंब के दिक् अनुपात, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुन लो, काम हो जाए हमारा। अभिलंब के दिक् अनुपात ए बी सी है, देखो कितना प्यारा तरीका है। अभिलंब के दिक् अनुपात ए बी सी है, ठीक है। सुनना ध्यान से, पहले ध्यान से, मैंने कहा ना बहुत कुछ होता है जो पढ़ाने के बाद बच जाता है, हकीकत सच में ये बता रहा हूँ। इतने साल हो गए उम्र में पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निकल के आता है, और ऐसे निकल के आता है कि लगता है यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, ना तो कभी पढ़ाया, खुद को ही नहीं पता था, तो पढ़ाते कैसे। कई चीजें खुल खुल के बाहर आती है गणित में, क्योंकि गहराई है भाई, ये सब्जेक्ट वो है, ये सब्जेक्ट क्यों, हर सब्जेक्ट की कहानी है, किसी को भी पूछ लीजिए। कोई अगर 50 सालों से भी पढ़ा रहा है तो वह पूछिए क्या गणित आ गई, क्या आपको हिंदी आ गई, क्या आपको संस्कृत आ गई, क्या आपको सोशल साइंस आ गई, हर कोई यही कहेगा नहीं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। क्योंकि गहराई इतनी ज्यादा है, आज समुद्र की तह तक कौन पहुंच सकता है। हाँ हो सकता है कोई 20 मीटर पहुंच गया हो, कोई 30 मीटर पहुंच गया हो, कोई 40 पहुंच गया हो, लेकिन गहराई पूरी नहीं ना पाएगा, अनंत है ये तो अभिलंब के दिक् अनुपात एबीसी ले लिया, अभी समझना पहले बात को, एबीसी हो गए। अब बिंदु ए के निर्देशांक जो हमें नहीं पता, जो निकालने हैं, मान लेते हैं कि वो एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड हो गए, ये एक्स वाई जेड हो गए, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 0 हो गए। हम घटा के भी दिक् अनुपात निकाल सकते हैं, तो ये हो गया x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। अब एक ही रेखा के दो दिक् अनुपात हमने निकाल लिए, दिक् अनुपात तो दिक् अनुपात होते हैं, दिक् अनुपात तो दिक् अनुपात होते हैं, यानी a बटा x बराबर होगा, क्योंकि एक ही रेखा के दिक् अनुपात है ना, तो दिक् अनुपात समान होंगे, दिक् अनुपात समान होंगे, a बटा एक्स, b बटा वाई, c बटा जेड, बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, सोचो बराबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि एक ही रेखा के दिक् अनुपात है, अभिलंब के दिक् अनुपात यही तो अभिलंब है, और हमने जो दिक् अनुपात निकाले हैं वो भी तो इसी के निकाले हैं, ए बिंदु एक्स वाई जेड माना, मूल बिंदु से मिलाया और घटाया, दिक् अनुपात ये भी आ गए, वो भी दिक् अनुपात है, ये भी दिक् अनुपात है, और जब दो दिक् अनुपात एक ही रेखा के हो या समांतर रेखाओं के हो तो वो समान अनुपात के होते हैं, मतलब अनुपात में समान होते हैं, तो ए बटा एक्स, बी बटा वाई, सी बटा जेड। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी एक्स वाई जेड का मान निकलेगा कैसे, ए बी सी का मान हम रख देंगे, लेकिन ये तो अनुपात निकलेगा, हमें अनुपात नहीं चाहिए, हमें बिंदु चाहिए। अगर अनुपात निकालना होता तो एक्स वाई जेड का अनुपात वही आता जो एबीसी का है, तो जो एबीसी का अनुपात है वही एक्स वाई जेड, लेकिन हमें अनुपात नहीं निकालना, हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है कि एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है। तो ये कैसे निकालें, हाँ जो ये भी निकल जाएगा। अनुपातों में एक खास बात ये होती है कि अगर समान अनुपात है तो उनको वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल निकालूं तो वो भी उसी अनुपात में आता है जिस अनुपात में ये लोग हैं। यानी अगर मैं इन तीनों का वर्ग करके जोड़ूं और वर्गमूल निकाल दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अनुपातों की कुछ खास बातें। अगर मैं इन अनुपातों का वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल निकालूं और उनका अनुपात निकालूं तो वो भी उसी अनुपात में आएगा जिस अनुपात में ये भाई साहब है। अब क्वेश्चन है कि ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला कि ये जो दूरी है ये मुझे पता है, ये लंबाई मुझे पता है, ओ ए, ओ ए कितनी है, ओ ए पी के बराबर है, ओ ए पी के बराबर है, और पी कितनी है वो यहां से निकाल सकते हो, ये बिंदु एक्स वाई जेड, ये बिंदु 0 0, ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पी के बराबर हो गया, तो ये नीचे वाला पी आ गया। हो गया। अब मैं वज्र गुणा करके मान निकाल सकता हूं, अब मैं एक्स वाई जेड का मान निकाल सकता हूं, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये और लास्ट वाला अनुपात लेकर एक्स इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो ये ए बटा पी बटे अंडर रूट, ये मेरे एक्स का मान आ गया, ये एक्स, वाई का मान। अच्छा इसे ध्यान से देखूं तो ए बटा सबका भाग दिया गया, तो ये तो एल बन गया है ना, एक्स बराबर एल पी हो गया, ये एल ही तो बन गया। किसी दिक् अनुपात में
उन सारे दिक् अनुपातों के वर्गों के योग का वर्गमूल का भाग दे देते हैं तो ये L बन जाता है ना, ये तो दिक् अनुपात बन जाए, दिक्कोजय बन जाती है, तो ये दिक्कोजय बन गई। तो इससे अच्छा कि सीधी दिक्कोजय चलाते तो और ही आसान हो जाता। तो x बराबर क्या हुआ LP, ऐसे ही y बराबर क्या हो जाएगा MP, y बराबर MP, z बराबर NP। खूबसूरत, शानदार, अल्टीमेट। ये लो, अब आपको क्या करना है, आपको अपने समतल में जाओ और अपने समतल को पहले उस रूप में लिखो। किस रूप में? Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P के रूप में लिखो और वहां से L पता करके लाओ, M पता करके लाओ, N पता करके लाओ और P पता करके लाओ। फिर ये सारे मान यहाँ रख दो, आपको x y z के मान पाद बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें अभिलंब के दिक् अनुपात तो दिए हुए हैं, अभिलंब के दिक् अनुपात तो दिए हुए हैं, लेकिन हमें दिक् अनुपात नहीं, दिक्कोजय चाहिए। दिक्कोजय कैसे बनती है? दिक् अनुपात से, दिक् अनुपात से दिक्कोजय कैसे बनती है? तो जब भी दिक् अनुपात दिए हो, दिक्कोजय बनानी हो, तो आपको उनका वर्ग करके जोड़ना होता है, उनका वर्ग करके जोड़ना होता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट लेके भाग दे दो, आपकी दिक्कोजय बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 16, 20, 29। अंडर रूट 29 का दोनों तरफ भाग देने पर, जैसे अंडर रूट 29 का भाग दोगे, 2 बट्टा अंडर रूट 29 x माइनस 2 बट्टा अंडर रूट 29, ये 3 बट्टा 3 y प्लस 4 बट्टा अंडर रूट 29 z बराबर 6 बट्टा अंडर रूट 29। ये LMN P का मान आ गया, ये यहां रख दो। L का मान है आपका 2 बट्टा अंडर रूट 29 इंटू P का मान है 6 बट्टा अंडर रूट 29, तो यह गया 12 बट्टा 29। तो ये आपका इसी तरीके से C आंसर आ जाएगा। अब इसके बारे में एक बार विचार करो और देखो क्या परेशानी है ना। छोटी छोटी बातें समझो, कौन है L, कौन है M, कौन है P, कौन है कैसे ABC, कौन ABC, कौन MM, ये थोड़ा सा जिन मैंने कहा चिंतन मांगता है, ये बैठ के आपसे टाइम मांगता है कि भैया मुझे समय दो, थोड़ा सा मुझसे बोलो, बतलाओ, बात करो थोड़ा सा। कोई फर्क, समतल समतल होता है, समतल समतल होता है, वो ना तो अभिलंब रूप होता है, ना ये रूप होता है, ना वो रूप होता है। उसको आप जिसमें ढांचोगे वो उस रूप में बदल जाएगा। मैंने कहा ना समतल एक है, समतल एक है। अभी यही तो समझा रहा था कि धर्म के हिसाब से क्या बता रहा था आपको कि यही तो है। लास्ट में तो एक ही बंदा खड़ा है ना, लास्ट में तो बंदा एक ही खड़ा है। इधर से जाने वाला उसे कुछ और बोल रहा है, इधर से जाने वाला कुछ और बोल रहा है, इधर से जाने वाला कुछ और बोल रहा है तो वो एक ही ना। तो समतल है। समतल तो अपने बिंदुओं की शर्त है कि मेरे बिंदु किस शर्त से बंधे हुए हैं। अब उसे आप कोई देख रहा है अंतःखंड रूप में, उसे जब आप अंतःखंड रूप में चेंज करोगे वो अंतःखंड रूप में चेंज हो जाएगा, जब आप उसे अभिलंब रूप में चेंज करोगे वो अभिलंब रूप में चेंज हो जाएगा। आप जिस रूप में उसे देखना चाहो उसमें देख सकते हो। समतल तो समतल ही है, वो तो वही है, वो तो फिक्स है, उसकी इक्वेशन वही आएगी। उसे कैसे चेंज करना चाहते हो वैसे चेंज कर लो। नहीं, देखो, आ जाओ, एक चीज करके देख लेते हैं। अगले पेज पे आ जाते हैं, देखो। जैसे ये देखो, अब ये किस रूप में? किसी रूप में नहीं है भाई, समतल है। समतल रूप नहीं होता, समतल तो समतल होता है। अब समतल को आप कैसे लिखते हैं वो रूप बन जाएगा। बोलो कैसे लिखना चाहते हो? अंतःखंड रूप में लिखना चाहते हो, मतलब x बटा ए, वाई बटा बी, जेड बटा सी में लिखना चाहते हो। ठीक है, तो 4 को पहले उधर ले जाओ, 4 को पहले उधर ले जाओ, 4 उधर चला गया, पूरे में 4 का भाग दे दो और ये लो, ये आपका बन गया अभिलंब रूप पे। अब ये अभिलंब रूप हो गया। ये समतल एक्स एक्स को 4 पे काटेगा, वाई को 2 पे काटेगा, जेड को 2 पे काटेगा। ये बन गया आपका अभिलंब रूप, मतलब अंतःखंड रूप, सॉरी।
ये अंतःखंड रूप बन गया। ठीक है, अब कोई मान लो कोई चाहता नहीं मैं तो इसे अभिलंब व्यापक रूप जो है ना अभिलंब वाला उसमें लिखना चाहता हूँ, ठीक है आ जाओ उसमें भी लिख देंगे। बराबर में 4 को उधर ले जाओ। ठीक है, ये जो अभिलंब के दिक् अनुपात है इनको दिक् अनुपात नहीं बल्कि दिक्कोजय बनानी पड़ेगी। दिक् अनुपातों को दिक्कोजय एक आना चाहिए। तो एक आने के लिए क्या करना होगा, इनके वर्गों का जोड़ करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल निकालो 3, 3 का भाग दे दो, ये लो 3 का भाग दे दिया। ये आपका बन गया। अब आपको इस केस में जब आपने इसको ऐसे लिखा था तो आपको ए का बी का और सी का मान पता चल गया। जब आपने इस रूप में लिखा तो आपको एल एम एन और पी का मान पता चल गया। अब बताओ समतल कौन सा है, समतल कौन सा है? तो समतल एक ही है, समतल कोई नहीं है ना। क्या मैं पारसी हूं, क्या मैं हिंदू हूं, क्या मैं कोई और हूं? मैं कुछ नहीं हूं। मुझे जिसमें ढालोगे, एक बच्चा मान लीजिए सपोज कीजिए एक बच्चा जो है वो अनाथ था और उसके माँ बाप ने उसको बचपन में मतलब बहुत छोटे में ही छोड़ दिया, उसे कुछ भी याद नहीं है। अब वो कौन है? तो वही है जो उसको अपनाएगा, है ना। कोई भी अपना लो, वो उसी धर्म में चला जाएगा, वो उसी जाति में उसी संप्रदाय का हो जाएगा जो उसे अपना लेगा। तो यही फॉर्म है कि जैसे इंसान को ही तो कहते हैं इंसान किसी फॉर्म में नहीं है, वो उस फॉर्म में जिसमें आप उसको ढाल दोगे, जिसमें जहां ले जाओ वो वही बन जाएगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये सब एक ही है, ये सब एक ही है, लेकिन आपका ज्ञान तय करेगा। अगर आपको सिर्फ इतना ही ज्ञान है तो आपके लिए समतल सिर्फ अंतःखंड रूप है ना। अगर आपको इतना ज्ञान तो आपका समतल सिर्फ अंतःखंड रूप है। लेकिन अगर आपका ज्ञान थोड़ा और बड़ा है तो आपका समतल अभिरम रूप है। और जब आपका ज्ञान और बड़ा होगा तो आपको लगेगा ये कोई नहीं है, सब एक ही बात है, बस लिखने के तरीके हैं। ये लिखने के सिर्फ तरीके अलग अलग है, लिखने के जो तरीके हैं वो अलग 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 है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये आप अलग अलग लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि हमने फॉर्मूला बना दिया एक्स वाई जेड कि जब भी आपको अभिलंब का पाद बिंदु निकालना हो तो एल पी इंटू एम पी इंटू एन पी करो, आपको उस बिंदु के पाद बिंदु के निर्देशांक पता चल जाएंगे। जो पाद बिंदु है उसके निर्देशांक इन सूत्रों से आपको पता लग जाएंगे, एल बटा पी एम, एल इंटू पी एम इंटू पी एन इंटू पी। या यूं कह सकते हैं कि जो पाद बिंदु होता है उसके निर्देशांक बराबर होते हैं एल पी एम पी और एन पी। ये लो, अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना के रख सकते हैं एल पी एम पी एन पी। एक तो था बाय ऑप्शन जा सकते हैं, एक आप एल पी एम पी एन पी से जा सकते हैं, एक आप व्युत्पत्ति एक बार करनी जरूरी हो जाती है कई बार कि भैया एक बार कर लो तो मन में शांति हो जाती है कि कैसे आया। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, पेपर की दृष्टि से बेकार है, पेपर में ये बेकार है। लेकिन आप अभी पेपर में नहीं है, आप अभी ट्रेनिंग पे है। तो ट्रेनिंग में ये चीजें अच्छी होती है क्योंकि दिमाग के कनेक्शन न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं कि भाई ये आया कैसे, क्यों आया, यही क्यों आया, है ना। तो ये सीखना जरूरी है। पेपर की दृष्टि से नहीं है ये कि वो सोचे कि औसत व्युत्पन्न करा दिया, पेपर में व्युत्पन्न थोड़ी बिल्कुल नहीं आता, पक्का नहीं आता, लिख के देता हूं नहीं आता। लेकिन ये बताना क्यों पड़ रहा है कि भाई आपको ऐसे सीधा सीधा रटते हैं तो इतना जल्दी से टिकता नहीं है दिमाग में। और कई चीजें ऐसी भी होती है जो आप पढ़ते हैं, जब व्युत्पत्ति में जो आप पढ़ते हैं वो सवालों में आ जाती है, तो फिर आपको जल्दी से समझ में आ जाता है सवाल की कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इनका अपना अलग रोल है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दो समतलों के बीच का कोण निकाल रहे थे, दो समतलों के बीच का कोण। मान लीजिए आपके पास दो समतल है और आपके पास दोनों समतल के अभिलंब है ना। समतलों के बीच का कोण कैसे निकलेगा, बड़ी कमाल की चीज है यार, दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकलेगा। देखिए ये समतल है, अभी ध्यान से समझिएगा, ये एक समतल है, मेरा हाथ को देखिए, ये मेरा समतल, एक समतल ये है, एक समतल ये है, दोनों समतल काट रहे हैं तो बीच में कोण तो बन रहा है, बीच में कोण बन रहा है,
ये देखो कौन बन रहा है, दिखा, दो समतलों के बीच में कोण बन रहा है। ये कोण कितने का है, ये जो कोण अभी मेरे उंगलियों के बीच में बन रहा है, ये कोण कितने का है? दो समतल एक दूसरे को जिस कोण पे काट रहे हैं वो कोण कितना है, कैसे पता लगेगा? अब ध्यान से, दिक्कत दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि जो कोण होता है वो हमेशा रेखाओं के बीच में होता है। कोण रेखाओं के बीच में होता है, कोण हमेशा रेखाएं बनाती है। हमारे छोटी क्लास की जो परिभाषा है उसमें हमने बाकायदा पढ़ा है कि कोण जो है वो एक रेखा का दूसरी रेखा पर झुकाव है। एक रेखा दूसरी रेखा से कितनी झुकी हुई है वही कोण कहलाता है। तो समतलों के बीच का कोण को हमें रेखाओं के बीच के कोण के हिसाब से समझना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे समझेंगे? उसको हम ऐसे समझेंगे कि ये मान लीजिए दो समतल है, ये एक समतल है, इसको एक दूसरा समतल कट कर रहा है। इस समतल का भी अभिलंब होगा, इस समतल का भी अभिलंब होगा। अभिलंब तो दोनों के होंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अभिलंबों के बीच का कोण निकालेंगे। ये इसका अभिलंब, ये इसका अभिलंब। तो हम क्या करेंगे, दोनों के अभिलंबों के बीच का कोण निकालेंगे और इस कोण को समतलों के बीच का कोण कहेंगे। इसे समतलों के बीच का कोण कहा जाएगा। समझ गए? इसे हम समतलों के बीच का कोण कहेंगे। अजीब लग रहा है, बोले ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? देखो कोण निकलता है रेखाओं से, समतल रेखाएं नहीं है, समतल रेखाएं नहीं है, कोण होता है रेखाओं का, समतलों का नहीं होता। तो बोलो समतलों का कोण बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जिसे हम समतलों के बीच का कोण बोल रहे हैं एक्चुअली में वो है क्या। एक्चुअल समझिए, कहानी को समझिए कि समतलों के बीच के कोण का मतलब क्या है। समतलों के बीच के कोण का मतलब, क्योंकि कोण हमेशा रेखाओं के बीच में होता है, तो इसका मतलब है जरूर यहाँ पे दो रेखाएं काम कर रही है। अब कौन सी दो रेखाएं काम कर रही है वो समझना होगा। ठीक है, अब मैं समतलों को लाइन के हिसाब से बनाता हूं। ये रही पहला समतल, ये रहा आपका पहला समतल, ये रहा आपका दूसरा समतल। और हमें क्या चाहिए था, दो समतलों के बीच का कोण चाहिए था, ये वाला, कि ये कोण कितने का है। इसे मैं नाम दे देता हूं फाई। मुझे ये कोण चाहिए था कि ये कोण कितना है दो समतलों के बीच का। तो मैंने क्या किया, दो समतलों के बीच का कोण न निकाल के मैंने इस समतल का अभिलंब लिया n1, इस समतल का अभिलंब लिया, ये जो दूसरा समतल है इसका अभिलंब लिया n2। अब गौर करो, ये कोण 90 है, अरे ये कोण 90 है, ये 90 हो गए। तो ये कोण 180, ये चतुर्भुज बन गया। तो ये कोण 90, ये 180 हो गया, तो ये 180 माइनस फाई हो गया। तो ये कोण कितना हो गया, ये फाई हो गया। तो आपके अभिलंबों के बीच का कोण एक्चुअल में समतलों के बीच का कोण है। आपके अभिलंबों के बीच का कोण समतलों के बीच का कोण है नहीं? आपके अभिलंबों के बीच का कोण एक्चुअल में समतलों के बीच का कोण है। ठीक है, बीच में थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है ना। अभी देखो, ये कोण आपका यहाँ पे फाई बन गया। अब समतल, दो समतलों के बीच में दो कोण बनते हैं। एक कोण ये बना है, एक कोण यहाँ पे भी बना है, रुको, एक कोण ये भी बना है। ये कोण कितना हो जाएगा, ये अगर फाई है तो ये 180 माइनस फाई हो गया। ये 100, यहाँ पे भी देखो, अगर ये कोण फाई है तो ये कोण कितना हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 180 माइनस फाई हो गया। तो समतलों के बीच में वही कोण बन रहे हैं जो कोण अभिलंबों के बीच में बन रहे। देखो, दो अभिलंब कितने, कौन कौन से कोण बना रहे, एक बना रहे फाई और एक बना रहे 180 माइनस फाई।
समतल भी क्या बना रहे हैं, एक फाई बना रहे हैं, एक एक्स में। तो यानी समतलों के बीच का कोण निकाल लो चाहे विलंबों के बीच का कोण निकालो, बराबर हो गया। तो वही कोण बनेगा जो समतलों के बीच का जो कोण है वही अभिलंबों के बीच का कोण है। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, एक चीज समझाता हूँ। हम लोगों ने जब ज्योमेट्री पढ़ी थी ना, जब मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, तो कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्री के लिए इतनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं। आप लोग कई बार चीजों को समझ नहीं पाते हैं। देखो अब देखो ये ज्योमेट्री चल रही है, अब ये ज्योमेट्री चल रही है, अब ये ना तो कोई बीएससी चल रही है ना सेकंड ग्रेड चल रही है, ये यहाँ पे चल रही है ज्योमेट्री। अभी 10वीं का टॉपिक है। अगर किसी ने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी हुई है तो ये चीज आज उसको समझ में नहीं आ रही, उसको परेशान कर रही है, बिना परेशान करे। एक्चुअली हमारी गणित जो है मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि जो भी आप सवाल करते हैं, बीएससी का कोई सवाल लीजिए, बीएससी के कोई सवाल में सिर्फ ऊपर की 1 या 2 लाइनें ही बीएससी की होती है, बाकी सारी लाइनें आपकी 10th की होती है। वो सब 10th वाला चल रहा होता है। अजीब है लेकिन सच है। किसी किताब को एक सवाल उठा के देख लो, उसकी ऊपर की 2 लाइनें, 1 लाइन 2 लाइन तक आपको बीएससी या ग्रेजुएशन या सीनियर दिखाई देगा। उसके बाद में वो चल रहा होगा जो 10वीं क्लास तक आपने पढ़ा है, पक्षांतरण कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, अनुपातों को हल कर रहे हो। ये सब क्या है, ये वो है जो 10th में आपने पढ़ा है, 10th तक जो पढ़ा है ये वो गणित है। 11th 12th या ग्रेजुएशन के सिर्फ ऊपर की 2 लाइनें थी, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद शुरू हो गया आपका टोटल। अभी जो हमने यूज किया, चलो इसी को एग्जाम्पल ले लो। अभी जो मैंने कोण 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 बनाए, ये किस क्लास के हैं? अभी मैंने कहा कि चारों कोणों का योग 360 होता है, ये कौन सी क्लास का है? ये कोण 90-90 है। ये कोण अगर फाई है तो ये 180 माइनस फाई हो गया, ये कौन सी क्लास का यूज किया? ये जो है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये कौन सी क्लास का था? दोनों कोण, एक रेखा के बने कोणों का योग 180 होता है, ये कौन सी क्लास का था? अब जब मैं 10th क्लास का पढ़ा रहा था तो आप में से कई जने के कमेंट आ रहे थे, सर इतना थोड़ी पेपर में आता है, ज्योमेट्री इतनी थोड़ी पेपर में आता है। बिल्कुल नहीं आते। जब एक चीज समझिए, जब भी कोई चीज पढ़ा रहा है बंदा तो वो बेवकूफ तो नहीं होगा यार। एटलीस्ट इतना तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पढ़ा रहा है तो बेवकूफ तो नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो जो पढ़ा रहा है उसको तो इतना तो पता ही होगा कि वो क्यों पढ़ा रहा है। तो जो 10th के टॉपिक थे उसको बेहतर बनाने के लिए जरूरी था कि अगर 10th के टॉपिक आपके बेहतर होंगे तो आपके सवाल के अंदर का हिस्सा मजबूत हो जाएगा, वो समझने में आपको परेशान नहीं करेगा, वो फिर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। और सवालों के बीच में ये सब आता है, सवालों के बीच में 10th आती है, हम चाहें या ना चाहें। तो 10th आपकी बढ़िया होंगी तो आपके अंदर का हिस्सा मजबूत हो जाएगा। फिर सिर्फ 11th 12th और ग्रेजुएशन, बस इसको ही समझाना काम रहेगा कि 10th मजबूत हो गया, वो काम अपने। छोटी छोटी चीजें मजबूत होती है। एक एथलीट होता है, उसकी टांगे से काम नहीं चलता कि इसकी टांगे मजबूत है, बोले एथलीट है तो उसकी टांगे ठीक कर दो बस। नहीं, उसके हाथ भी ठीक करने होते हैं, उसका सर भी ठीक करना होता है, उसका स्ट्रक्चर भी ठीक करना होता है, उसका हार्ट भी ठीक करना होता है, उसका लीवर भी ठीक करना होता है। खाली टांगे मजबूत कर देने से एथलीट गोल्ड जीत जाता है? हाँ, अब आपको उसे भागता टांगों पे ही है, बिल्कुल भागता टांगों पे ही है, लेकिन टांगों के साथ पूरा शरीर चलता है, तभी टांगे चलती है, खाली अकेली टांगे नहीं चलती। समझ लो, क्योंकि एथलीट भाग रहा है और गोल्ड मेडल के लिए भाग रहा है तो फिर काम तो सारी टांगों का ही है। तो एक काम करो, इसकी टांगों को 1 साल तक ट्रेनिंग कराओ, बाकी सबको आराम दो, तो चीजें मिलके वो बनता है ना। नहीं, उस समय बता रहा हूँ, कई लोग हुए उस समय, कई लोगों के कमेंट आते थे, आप में से थे कई, है ना। तो कई लोगों के कमेंट आते थे, फिर मैंने भी नजरअंदाज कर दिया, ठीक है अब वो नहीं समझते, कोई बात नहीं, क्या समझाए। अब बार बार 10-15 मिनट आप क्लास खराब करके किसी को क्या समझाओ कि भाई ये क्यों जरूरी है। लेकिन जब पढ़ाऊंगा, जिस दिन पढ़ाने जाऊंगा उस दिन वहां जाके जरूर एक बात इंडिकेट करूंगा कि क्यों जरूरी है, क्यों वो चीज जब हम पढ़ रहे थे 10th वाली, वो क्यों जरूरी थी। 10th के सवाल आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पिछली बार 12 सवाल आए थे 10th के, तो कम तो नहीं आते। 12 सवाल अगर 10th से आते, कम तो नहीं आते। तो पढ़ना तो इसलिए भी जरूरी था कि 12 सवाल आते हैं, और इसलिए भी जरूरी है कि यही 10th हमारे ग्रेजुएशन और बीएससी वाले या सेकंड ईयर जो सीनियर के सवाल है उनके बीच में भी बहुत अच्छे स्तर पे आएगी। तो इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि है ना, जब 11वां माला तैयार करते हो ना तो 10वें माले के ऊपर तैयार होता है। तो पहले 10वें माले को मजबूत करना होता है, तब 11वां माला टिकता है, और 11वें के ऊपर 12वां टिकता है। ये नहीं कि 12वां हवा में टिक गया, 10वें को यूं ही बना दो, मिट्टी में चिपका दो, 11वां सीधा खड़ा कर दो ऊपर। 11वां तभी टिकेगा जब 10वां मजबूत होगा। चलो वापस आते हैं। तो ये रहा आपके 2 समतल, है ना, ये रहे 2 समतल। वो जो डायग्राम मैंने बनाया ना वो वाले, इस बार लाइनें बनाई ताकि जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए। वहां पे थोड़ा सा किचड़ किचड़ हो जाता है समतल समतल में डायग्राम, क्योंकि समतल त्रिवी में होते हैं, है ना, वो यूं बनेंगे और यूं आपको चित्र दिखाई नहीं देगा। तो वो बना के हटा के मैंने एक काम किया कि इस समतल की जगह एक लाइन, इस समतल की जगह एक लाइन, ये 2 लाइनें बना दी और इनके 2 अभिलंब बना दी। ठीक है। अब समतलों के बीच का कोण फाई था,
ये 90 बना क्योंकि ये समतल पे अभिलंब है, तो ये 90 का कोण हुआ, ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, 90 90 180 हो गए, ये फाई है तो चारों कोण 360 के होते हैं, तो 90 90 180 तो चले गए, बच गया 180, 180 में से ये फाई हो गया, ये 180 माइनस फाई हो गया, ये 180 माइनस फाई हो गया, तो ये अंतर, ये शीशाभिमुख कोण हो गया, ये 180 माइनस फाई हो गया। ऐसे ही ये अगर कोण फाई है तो ये पूरी एक सरल रेखा का कोण है, तो ये फाई होगा तो 180 माइनस फाई होगा। ऐसे ही ये अगर 180 माइनस फाई है तो ये फाई होगा। तो आपके दोनों कोण देखिए, यहाँ पे फाई और 180 माइनस फाई, यहाँ पे भी फाई और 180 माइनस फाई, यानी दो समतलों के बीच का कोण या दो अभिलंबों के बीच का कोण एक ही होता है, एक ही कोण होता है, बस काम हो गया। तो दो समतलों के बीच का कोण निकालने के बजाय हम दो अभिलंबों के बीच का, क्योंकि अभिलंब रेखाएं होती है, अभिलंब रेखाएं होती है, रेखाओं के बीच का कोण निकलता है आराम से, कोण भी रेखाओं के बीच में निकलता है। तो हमने इसीलिए जब समतलों के बीच का कोण निकालते हैं तो एक्चुअली हम निकालते होते हैं अभिलंबों के बीच का कोण। और अभिलंब के सदिश अगर आपको पता है तो कोण निकालने का फॉर्मूला सदिशों ने में दे ही रखा है। जब भी कोण निकालना हो बस आप दो सदिश ले आओ और उनकी डॉट गुणा करो, n1 डॉट n2 बटा n1 का परिमाण और n2 का परिमाण, और साथ में मोड लगा के प्लस माइनस का चिन्ह लगा दो ताकि दोनों कोण आ जाए, न्यून कोण अधिक कोण दोनों कोण आपको मिल जाए। ये लो, क्योंकि कोण का सूत्र वही है, a डॉट बी बटा a का परिमाण b का परिमाण, a का परिमाण b का परिमाण। अब बोलो बात समझ में आ गई? यहां तक की कहानी बताइए कैसी लगी? नहीं समझो बात होगा, इसलिए नहीं करता मैं कि मुझे भी कोई जरूरी नहीं है कि इतना इतना क्यों मेहनत की जाए, लेकिन मुझे पता है ना कि चीजें आपकी टांगे मजबूत नहीं करनी खाली, इसलिए कि टांगों पे भागोगे इसलिए टांगे मजबूत करनी है। टांगों के लिए जो ब्लड चाहिए ना वो हार्ट देता है, आपका हार्ट जो है वो टांगों को ब्लड देता है। अगर आपका हार्ट मजबूत नहीं है तो आपकी टांगे क्या कर लेंगे, वो निर्जीव है। तो आपकी 10th, आपकी 11th, आपकी 12th, आपकी बीएससी सब कनेक्टेड है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पीछा हिस्सा है, 10th सबसे ज्यादा जरूरी है, 11th 12th फिर जरूरी है, उससे कम लेकिन जरूरी है, फिर बीएससी में जान आती है। अब सीधी बीएससी मजबूत नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपकी 10th 11th 12th ठीक नहीं है, तो फिर वो सेट नहीं होती, वो फिर कमजोर पड़ने लग जाती है, कभी उसमें दरारें पड़ती है, कभी कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो 10th वाला गड़बड़ा गया, वो 11th 12th वाला बिगड़ा हुआ है, तो वो जो बिगड़ा हुआ है फिर वो आगे परेशान करता है ना। चलो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। हाँ, एक चीज समझ लीजिए कि पढ़ा हुआ सब कुछ काम आता है, पढ़ा हुआ सब कुछ काम में आता है। जो भी हमने 10th में पढ़ा था, लंबी क्लास से 3 महीने 2.5 3 महीने हमने कंटिन्यू चलाई थी, अब वो 2.5 3 महीने जो आपने पढ़ा है ना, आप गौर करेंगे आपकी स्पीड बढ़ गई, आपकी गलतियां कम हो रही है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, जो लोग महसूस कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो 10th वाला जो 3 महीने का जो हमारा कोर्स चला था उसको देखा हो, भाई 50 सवाल करा के भी मैं करा सकूं, 300 कराने की मन कोई दरकार को नहीं, मैं क्यों 300 कराता हूँ, 50 कराकर भी खत्म कर सकूं। लेकिन मुझे पता था कि 10th बढ़िया हो रही है, गलतियां कम हो रही है। जितना आपका 10th, गलतियां ज्यादातर 10th की वजह से होती है, जो आप 2 को 3 लिख देते हैं, 3+2 को, ये 10th की वजह से गलतियां ज्यादा होती है। जिसका 10th स्कोर बढ़िया है, 10th का पकड़ अच्छी है या प्रैक्टिस बढ़िया है, उसकी गलतियां ओवरऑल कम हो जाएंगी, क्योंकि गलतियां कभी भी बीएससी लेवल की होती नहीं है ना। कोई हो तो बीएससी लेवल की गलतियां कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा होता है, 2 गुणा 3 को 5 लिख रहा होता है, वो गलतियां कर रहा है जो 10वीं तक की है। ये सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं, ये 10वीं तक की गलती है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे।